हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम एल डी सी 70% का जो एग्ज़ाम हुआ था 18 मई, एल डी सी 70% का एग्ज़ाम हुआ था 18 मई 2025 में, अभी रिसेंट में हुआ है। तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स या जो अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स देंगे या नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे उनको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होप दिस वीडियो विल बी यूज़फुल। तो उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से, मेरे को ये सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लान हेड के बारे में, एक नहीं दो क्वेश्चन थे, एटलीस्ट दो क्वेश्चंस प्लान हेड के बारे में थे, जिसमें ये पूछा गया कि ये प्लान हेड्स किसको रेफ़र कर रहे हैं। तो इसका मुझे एग्जैक्टली आंसर तो नहीं पता है, ये 16 और 17 है, ऐसा है। एक्चुअली 1600 लिख दिया है, शायद 16 और 17 ऐसा लगभग पूछा गया था। तो इसमें से एक है, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, एक शायद कंप्यूटराइजेशन से रिलेटेड है और एक ट्रैफिक फैसिलिटी से रिलेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब प्लान हेड के रिलेटेड क्वेश्चंस था एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अपन डिस्कस करते हैं। इसमें 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का पूछा गया कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर हैज़, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर किस तरीके की होती है। आंसर क्या रहेगा इसका, सेल्फ स्टार्टिंग है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर, तो सिंगल फेज़ जो इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। एक ये आप याद रखिएगा कि जो सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, इसीलिए उसके अंदर हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे फैंस होते हैं घर पे, और जो हमारे घर पे जो सप्लाई आ रही होती है वो सिंगल फेज़ सप्लाई आ रही होती है, लेकिन हम उस फेज़ को स्प्लिट करने के लिए हम उसमें क्या रखते हैं, कैपेसिटर यूज़ करते हैं। और यही 3 फेज़ इंडक्शन मोटर रहेगी तो हमें कोई कैपेसिटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर है। और उसके साथ में ये दिया गया था कि भाई कि उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या रहता है, लो रहता है या हाई रहता है। तो जो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क लो रहेगा, किसके कंपैरिजन में, डीसी सीरीज़ मोटर के कंपैरिजन में। जो डीसी मोटर होती है हमारी, डीसी सीरीज़ मोटर के कंपैरिजन में इसका कम रहता है, लो स्टार्टिंग टॉर्क रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा 3 फेज़ इंडक्शन मोटर हैज़ इज़ सेल्फ स्टार्टिंग एंड लो स्टार्टिंग टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 4, इम्प्लांटेशन ऑफ मास्ट। इम्प्लांटेशन ऑफ मास्ट से क्या है, इम्प्लांटेशन आप सभी को पता है कि फेस ऑफ द मास्ट से सेंटर ऑफ द ट्रैक की बीच की दूरी को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जैसे ये हमारे ये ट्रैक हुआ और इसके सेंटर से, ट्रैक के सेंटर से यहाँ पे मान लीजिए एक खंभा है OHE का, उसका जो फेस रहेगा, ठीक है, फेस किस साइड का, ट्रैक साइड का फेस है, उसके बीच की दूरी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चंस को मैंने कई बारी, और ये एटलीस्ट इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी मैंने अपने जो यूट्यूब पे वीडियोस डाले हुए हैं इसमें ये डिस्कस किया हुआ है मैंने, और इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया हुआ था। आप उनको वीडियो से गो थ्रू हुए होंगे तो शायद इसका ये दोनों क्वेश्चंस आपके सही हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, स्टैंडर्ड OHE करंट कैपेसिटी। जो स्टैंडर्ड OHE होती है, स्टैंडर्ड OHE का मीन्स होता है हमारा 65 स्क्वायर mm कैटनरी और 107 स्क्वायर mm कॉन्टैक्ट वायर। ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट जो होता है, हम जो अभी वैसे ऐड करेंगे तो इसका 170 से 172 आएगा। ठीक है, बट 172 स्क्वायर mm इक्विवेलेंट उसका कॉपर क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमारी कुछ कैडमियम की इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। तो इसका इक्विवेलेंट कॉपर क्रॉस सेक्शनल एरिया आता है 150 स्क्वायर mm, और 150 का हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम करंट डेंसिटी जो कॉपर की होती है वो 4 एम्पियर्स पर स्क्वायर mm मान के चलते हैं। तो टोटल जो इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी 1600 एम्पियर हो गई। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कि जो स्टैंडर्ड OHE है उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, तो 1600 एम्पियर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर इन LHB कोचेज़। जो हमारे LHB कोचेज़ में जो मतलब जो फीडर रन करता है, फीडर के अंदर क्या वोल्टेज सप्लाई रहती है, 750 वोल्ट, उसको स्टेप डाउन करता है 415 वोल्ट में। स्टेप डाउन करने के लिए जो हमारे ट्रांसफार्मर जो लगे रहते हैं, सॉरी थोड़ा इंटरप्शन के लिए, जो हमारे ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं वो कितने नंबर्स होते हैं। ठीक है, वो हमारे होते हैं 3 नंबर्स ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं। किसके अंदर 3 नंबर्स होते हैं,
3 नंबर्स होते हैं जो पावर कार रहती है। एलएचबी पावर कार्स के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे हम? 3 नंबर्स यूज़ होते हैं। और यही अगर नॉर्मल केसेस में पूछा जाए मतलब तो होता है हमारा 1 नंबर होता है। जो हमारे एसी कोचेज़ रहेंगे या जो भी रहेंगे उसमें 1 नंबर 1 ही होता है। और यही हमारा अगर उसमें पूछा जाए जो पेंट्री कार्स में, तो पेंट्री कार में 260 kVA के ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं। ठीक है। नॉर्मल एसी के कोचेज़ हैं, जैसे हमारे जो एसी का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी कोचेज़ हैं उसमें फर्स्ट एसी हो गया या सेकंड एसी हो गया या थर्ड एसी, इन सब में 60 kVA का एक यूज़ होगा। 60 kVA का एक ट्रांसफार्मर रहेगा। और पावर कार में 3 यूज़ होंगे। पावर कार में 3 नंबर्स यूज़ होंगे। और पेंट्री कार में 2 नंबर्स ट्रांसफार्मर यूज़ होंगे। ठीक है। और सारे 60 kVA के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वैग 9 का जो एक्सेल लोड होता है, वैग 9 जो लोकोमोटिव है उसका एक्सेल लोड पूछा गया था। ये भी मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया था। उसका एक्सेल लोड रहता है 20.5 टन पर एक्सेल। ठीक है। 20.5 टन पर एक्सेल रहता है। और अगर आपसे मान लीजिए अभी जो सप्लीमेंट्री दे रहे हैं उसमें अगर ये पूछा जाए कि वैब 5 का एक्सेल लोड क्या रहेगा, तो वैब 5 का रहता है 19.5 टन पर एक्सेल। और इसी तरीके से वैग 9H का अगर पूछ लिया जाए तो उसका रहता है 22.5 टन 22.5 टन पर एक्सेल रहता है। इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। ये तो मेरे को याद है 22.5 टन रहता है वैग 9HH का। वैग 9HH का उसके अंदर हैवी हो जाता है, उसके अंदर एक वेट और रख दिया जाता है। बाकी सब पैरामीटर सेम रहेंगे बट उसमें वेट ज़्यादा होता है, तो इस चक्कर में उसका मतलब ज़्यादा एक्सेल लोड हो गया। ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था बोबो बोगी या कोको बोगी से रिलेटेड था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। ठीक है। तो बोबो बोगी आपको पता ही है कि बोबो बोगी में क्या रहता है, 2 एक्सेल्स पर मतलब 2 एक्सेल्स रहेंगे पर बोगी। ठीक है। इसी तरीके कोको बोगी में कितने रहते हैं, 3 एक्सेल्स पर बोगी रहते हैं, यानी कि 3 एक्सेल होते हैं और इंडिपेंडेंटली ड्रीवंस रहते हैं। बोबो में भी इंडिपेंडेंटली ड्रीवंस रहेगा और कोको में भी इंडिपेंडेंटली ड्रीवंस रहते हैं। इंडिपेंडेंटली ड्रीवन का मतलब होता है कि हर एक एक्सेल के ऊपर एक ट्रैक्शन मोटर है। बोबो बोगी हमारे वैब 5 में आपको दिखेगी। ठीक है। और कोको बोगी वैग 9 हो गया, वैब 7 हो गया। ठीक है, इसमें रहेगी। अगर ये पूछना चाहिए कि वैग 12 में कौन सी बोगी है, तो आप बताइए क्या रहती है वैग 12 में। तो वैग 12 के अंदर रहती है बोबो बोगी। और कितने नंबर ऑफ बोबो बोगी रहेंगी, 4 नंबर ऑफ बोबो बोगी रहती हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 10, स्लैम इन लोकोमोटिव। स्लैम का क्या मीन्स होता है स्लैम लोकोमोटिव के अंदर? स्लैम की फुल फॉर्म पूछा गया था। स्लैम की फुल फॉर्म रहती है, स्लैम की फुल फॉर्म रहेगी सॉफ्टवेयर सिस्टम फॉर लोकोमोटिव एसेट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर या सिस्टम जो भी रहेगा फॉर लोकोमोटिव एसेट मैनेजमेंट। ठीक है। स्लैम की फुल फॉर्म रहती है RRS के राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। इसमें ये पूछा गया था कि ये जो राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष होता है, ये जो फंड है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये सेफ्टी रिलेटेड वर्क्स के लिए होता है ये हमारा राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। क्वेश्चन नंबर 12, जो एंगल ऑफ एस्केलेटर्स रहते हैं, जो भी हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर या हमारे रेलवे स्टेशन के ऊपर जो एस्केलेटर रहते हैं, उनकी RDSO की गाइडलाइंस है, उसकी एक TI भी है। उस TI मुझे पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा उसकी। उस TI में ये डिसाइड दे रखा है कि इतने एंगल से ज़्यादा उस एस्केलेटर का एंगल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ये मान लीजिए एस्केलेटर है तो एकदम ऐसे शार्पली वो उसमें इंक्रीज़ हो रहा हो। उसका एक स्टैंडर्ड एंगल है, यानी कि उसका स्टैंडर्ड एंगल क्या है, 30 डिग्री है। उस 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर 6 मीटर से कम का राइज़ है, ठीक है, तो उसमें हम 35 तक रख सकते हैं, मतलब 35 मैक्सिमम है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल में इसमें ये पूछा गया था कि जो थंब की डायरेक्शन है, थंब जो हमारा रहता है, वो थंब किसको रिप्रेजेंट करता है? थंब हमारा रिप्रेजेंट करता है फोर्स को। ठीक है। थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरीके से एक हमारी फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है और एक करती है हमारे डायरेक्शन ऑफ करंट को। क्वेश्चन नंबर 14, होल्स जो होते हैं हमारे,
सेमीकंडक्टर में, वो कैसे क्रिएट करते हैं हमारे आपको पता होगा कि दो तरीके के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक टाइप के। इस तरीके से भी पूछा था कि यहाँ पे कि जो डोप्ड होते हैं सेमीकंडक्टर, तो वो इंट्रिंसिक कहलाएंगे या एक्सट्रिंसिक कहलाएंगे। तो अगर डोपिंग हो गई है तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक, ठीक है। और अगर कोई भी सेमीकंडक्टर प्योर है तो उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक में दो तरीके के हो गए, एक पी टाइप हो गया और एक एन टाइप हो गया। पी टाइप मतलब जिसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, एन मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स करने हैं तो उसमें किस तरीके की इम्प्योरिटीज़ को ऐड करना पड़ेगा, पेंटावेलेंट, ठीक है। और अगर होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को हमें करना है तो उसमें किस तरीके की इम्प्योरिटीज़ को ऐड करना पड़ेगा, ट्राईवैलेंट को, ठीक है। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो होल्स क्रिएट होंगे तो हमारा इस तरीके से रहेगा। इसी तरीके से पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को क्रिएट करने के लिए हमें उसमें डोप कि कौन से सब्सटेंस से, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को। तो होल्स को क्रिएट करना है तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ हो गई हमारी। इसमें आंसर वो नहीं दे रखा था ट्राईवैलेंट पेंटावेलेंट, इसमें एक्सेप्टर और डोनर इम्प्योरिटीज़ था, ऐसा था। तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ जो रहेंगी वही हमारा होल्स को क्रिएट करेंगी, और डोनर इम्प्योरिटीज़ होंगी तो वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट करेंगी। क्वेश्चन नंबर 15, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 4 है। तो इस तरीके से आपको होगा कि 1 SF1, SF2, SF3, SF4। SF1 रहता है हमारा ऑर्डर फॉर सस्पेंशन, ऑर्डर फॉर सस्पेंशन, ठीक है। और SF2 रहता है हमारा डीम्ड सस्पेंशन। डीम्ड सस्पेंशन में क्या होता है कि अगर कोई भी कर्मचारी 48 आवर्स से ज़्यादा अगर रेलवे कस्टडी में रह जाता है तो उसे डीम्ड सस्पेंशन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 होता है कि एक तरीके से सस्पेंशन हो गया, अब जो जिसके ऊपर सस्पेंशन के ऑर्डर्स लगे हैं वो एक अपील करता है कि भाई कि रिमूव किया जाए ये सस्पेंशंस के, या उस तरीके से। तो एक तरीके से ये हो गया रिमूवल फॉर द सस्पेंशन हो गया, रिमूवल फॉर द सस्पेंशन, यानी कि वो जो भर के देगा, मतलब हटाने के लिए सस्पेंशन। और ये हो गया रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, SF4 हो गया रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। तो SF4 अपना क्या रहता है, रिवोकेशन, यानी कि पहली चारों क्या रहेंगी हमारी 1 2 3 4 सारी सस्पेंशन से रिलेटेड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हार्मोनिक फ़िल्टर की लोकेशन पूछी गई है। काफ़ी रिपीटेटिव नेचर का क्वेश्चन है, ये बहुत बारी पूछा गया है। हार्मोनिक फ़िल्टर कहाँ लगे रहते हैं, हमारे लोको के अंदर। हार्मोनिक फ़िल्टर जो लोको में रहता है वो कहाँ रहता है, वो रूफ़ ऑफ द लोको रहता है, हमारे रूफ़ के ऊपर रहता है। क्यों रूफ़ पे लगाया जाता है, ताकि क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट डिसिपेशन होता है, और हीट डिसिपेशन हो रहा है तो उसको ठंडा करना है, मतलब हमें रेजिस्टेंस को। तो जैसे हमारा जब भी ये लोकोमोटिव जब चलेगा, जैसे मान लीजिए हमारा लोकोमोटिव है इस तरीके से, मान लीजिए बोगी वाला ही मान लेते हैं, और यहाँ पर उसमें हार्मोनिक फ़िल्टर रेजिस्टेंस बना हुआ है, ऐसा चैम्बर सा रहता है, ठीक है। जब जैसे ये लोको चलेगा तो इसमें से एयर इसके अंदर जाली में से पास करेगी और ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। तो इसीलिए हार्मोनिक फ़िल्टर रेजिस्टेंस हमेशा हर लोको के रूफ पे रहता है। ORD क्वेश्चन नंबर 5, ORD का पूछा गया था, ये ओवर रीच डिटेक्शन होता है और ये किस में लगा रहता है, ये पेंटोग्राफ में रहता है, पेंटोग्राफ में, ठीक है। ये पहले नहीं लगा रहता था, उसमें केसेस क्या हुए थे कि यहाँ पे कि जब क्या था कि लोकोमोटिव जब मान लो अनवायर्ड एरिया में घुस गया, किसी टर्नआउट वगैरह या किसी डेड एंड में चला गया, और वो लोको रेस कर रखा है, मान लीजिए पेंटोग्राफ लोको पायलट ने तो रेस कर रखा है नॉर्मल कंडीशन में, और अब वो उस कंडीशन में चला गया कि जहाँ मतलब उस पेंटो पे कोई भी ऊपर OHE है नहीं, और आपको पता ही है कि पेंटो ऊपर की तरफ जो OHE पे 7 kg का फोर्स लगा रहा है, तो जैसे ही OR की तरफ जहाँ OHE ख़त्म हो रही है, फिर एकदम से पेंटो क्या हो जाता था, खड़ा ही हो जाता था बिल्कुल ऊपर, ठीक है। अब वो अपनी लिमिट से भी ज़्यादा चला गया, जितना वो मैक्सिमम हो सकता था, और वो खड़ा ही रहता है, ऊपर की तरफ रहेगा। तो उस ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए क्या किया कि एक ओवर रीच डिटेक्शन लगा दिया। ओवर रीच डिटेक्शन होता क्या है, बेसिकली एक तरीके का ऊपर प्लंजर या इस तरीके का मैकेनिज़्म एक रहता है, जैसे ही पेंटो अपनी
लिमिट से ज़्यादा जाएगा ऊपर की तरफ तो क्या रहेगा, वो अपने आप ही उसमें से एयर प्रेशर लीकेज हो जाएगी और वो पेंटो एकदम से डाउन आ जाएगा बिल्कुल। तो प्रेशर रिलीज़ होते हैं क्योंकि पेंटो हमारा किससे खड़ा रहता है, किससे रेज रहता है, हमारे प्रेशर से, और एकदम से प्रेशर निकल जाएगा ऊपर से तो वो एकदम से डाउन आ जाएगा। तो इस तरीके से ओवर ईच डिटेक्शन रहता है। ये आप अपने टावर वैगन के अंदर भी देख सकते हैं, टावर वैगन के ऊपर भी ये जो है जो लेटेस्ट टावर वैगन्स आ रही हैं या जो जिसमें नए पेंटोग्राफ लगे हुए हैं उसमें ये ORD का एक वॉल्व रहता है, ठीक है। ORD इन लोकोमोटिव, यानी कि ये पेंटोग्राफ से रिलेटेड है, ये ओवर ईच डिटेक्शन है, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा ना हमारा पेंटोग्राफ ना जाए। क्वेश्चन नंबर 18, कैपेसिटी ऑफ RMPU इन AC कोचेस पूछा गया था। जो RMPU लगा रहता है, RMPU आपको पता ही होगा, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट जिसे हम बोलते हैं। तो ये कितने टन का होता है LHB कोच में, LHB कोच के कंसेप्ट में पूछा गया था। तो LHB का चाहे फर्स्ट AC हो, चाहे सेकंड AC हो, चाहे थर्ड AC हो, सब में कितना रहता है, 7 टन का रहता है एक RMPU। यानी 2 RMPU रहते हैं हमारे, एक इधर रहता है, जैसे मान लीजिए ये कोच है इस तरीके से, तो एक RMPU इस एंड पे रहेगा, एक RMPU इस एंड पे रहता है, ठीक है। तो एक RMPU इधर कूलिंग कर रहा है, एक RMPU ऐसे कर रहा है, तो ये 60 टन की कूलिंग हो गया एक, और दूसरा 60 टन। अगर आपसे कंबाइन पूछा जाता कि भाई टोटल जो कैपेसिटी है किसी एक कोच में, तो कंबाइन जो कूलिंग कैपेसिटी कितनी हुई, वो 14 टन हो गई। एक RMPU की कैपेसिटी पूछा था तो 60 टन हो गई, ठीक है। और ये लोगों की रूफ में रहती है यूनिट। अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे पावर कार में पूछ लिया जाता कि पावर कार में कितने RMPU रहते हैं, तो पावर कार में केवल एक RMPU रहता है, क्योंकि उसमें एक गार्ड वाला एरिया ही रहता है, तो वहाँ की कूलिंग के लिए एक RMPU रहेगा, ठीक है। एक RMPU यूनिट रहेगी पावर कार में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। RMPU के अंदर एक पावर कार में कितने RMPU रहते हैं, एक रहता है। और इसी तरीके से हमारे जो नॉर्मल फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC में कितने रहेंगे, 2 रहेंगे RMPU यूनिट, और दोनों ही 7-7 टन की कैपेसिटी के होंगे। ईच इज़ ऑफ 7 टन कैपेसिटी, दैट मीन्स द टोटल कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ ए कोच इज़ 14 टन। क्वेश्चन नंबर 19, वोल्टेज सप्लाई फॉर मोबाइल फ़ोन चार्जिंग इन LHB कोचेज़। अब इसमें ये पूछा गया कि मोबाइल फ़ोन चार्जिंग जो सॉकेट्स होते हैं वो LHB कोचेज़ में कितनी वोल्टेज सप्लाई देते हैं। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मेरे को इसमें, बट ये इसमें 110 वोल्ट AC सप्लाई ही है, मैं इसमें लगभग 99% श्योर हूँ, ठीक है। तो इसमें 110 वोल्ट AC सप्लाई रहती है मोबाइल फ़ोन चार्जिंग सॉकेट्स के अंदर LHB कोचेज़ में। अगर यही ICF कोचेज़ में पूछा जाता तो विदाउट डाउट इसका 110 वोल्ट DC रहेगा, ठीक है। 110 वोल्ट DC रहता है ICF कोचेज़ में, मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के सॉकेट्स। क्यों? क्योंकि उसमें जो ये सप्लाई आती है ICF कोचेज़ में जो हमारी 110 वोल्ट वाली जो DC की बैटरी होती है, उसी से ही हमें इसको सप्लाई दे रखी होती है मोबाइल फ़ोन चार्जेस के सॉकेट में। बट जबकि LHB कोचेज़ में इसके लिए ये सप्लाई का प्रोविज़न नहीं रहता है। LHB कोचेज़ में क्या रहता है कि जैसे मैंने बताया कि फीडर रन कर रहा होता है 750 वोल्ट का, ठीक है। 750 वोल्ट की फीडर लाइन है, RYB फेज़ है 750 वोल्ट। और ये इसमें क्या होता है, इस फीडर के अंदर क्या होता है, विदाउट न्यूट्रल रहता है, इसमें न्यूट्रल नहीं रहता है। फिर ये इसके अंदर हम एक ट्रांसफार्मर लगा के इसको डाउन कर लेते हैं 415 वोल्ट में, ठीक है। और 415 वोल्ट 3 फेज से हमारा क्या चल रहा होता है, RMPU चल रहा होता है, ठीक है। और इस 415 वोल्ट को फिर हम स्टेप डाउन कर लेते हैं 190 वोल्ट के अंदर, ठीक है। 190 वोल्ट में स्टेप डाउन करते हैं। बट ये भी जो होता है ये भी 3 फेज में होता है स्टेप डाउन, 3 फेज विद एक न्यूट्रल भी होता है इसमें। तो जब हम RYB, अभी ये जो 190 वोल्ट बोला वो एक तरीके से ये हो गया R और Y के बीच का, मतलब ये हो गया हमारा, क्या बोलेंगे इसको, लाइन वोल्टेज, ठीक है। लाइन वोल्टेज कितना हुआ, 190 वोल्ट। अगर यही फेज़ वोल्टेज पूछा जाएगा R और अर्थ के बीच में, तो वो कितना हो जाएगा, 110 वोल्ट AC। और इसी 110 वोल्ट AC से हमारे जो सॉकेट रहते हैं LHB कोचेज़ में वो चलते हैं मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इस तरीके से रहता है। और जो लाइट्स रहती हैं जो हमारे LHB कोचेज़ के अंदर लाइट, वो हमारी 110 वोल्ट DC के ऊपर रहती हैं, यानी कि वो हमारे बैटरी के ऊपर ऑपरेट कर जाएंगी। तभी आपने देखा होगा कि जैसे जो मैंने एक ऑब्ज़र्व किया, जब भी जैसे होटल लोड से हमारा
LHB कोचेस अभी रन कर रहे हैं, मतलब ठीक है, होटल लोड जनरेटर है हमारा, किसी भी वेव 5 या वेव 7 से होल्ड हो रही है अगर मान लीजिए अपनी ट्रेन LHB कोचेस की जो ट्रेन है, आप किसी ट्रेन में बैठे हो और वो कभी न्यूट्रल सेक्शन को नेगोशिएट कर रही है, न्यूट्रल सेक्शन को, तो उस टाइम पर क्या रहेगा, डीजे को ऑफ़ करेगा लोको पायलट, ठीक है, डीजे ओपन करेगा, ऑफ नहीं सॉरी ओपन बोलते हैं उसको, डीजे ओपन करेगा, तो उस टाइम पर हमारा होटल लोड काम नहीं करेगा, मतलब होटल लोड जनरेटर है वो उस कंडीशन पे हमारा जनरेट नहीं करेगा। दैट मीन्स जो फीडर जो मैंने ये बताया था उसके अंदर कोई सप्लाई नहीं रहेगी, अगर उसमें सप्लाई नहीं रहेगी तो वो स्टेप डाउन भी नहीं कर पाएगा 415 वोल्ट, और इसके बाद में जो ट्रांसफार्मर एक और लगा हुआ है जो 190 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है वहाँ पर भी सप्लाई नहीं आएगी, और वहाँ पर भी सप्लाई नहीं आई तो हमारे मतलब कि जो मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के सॉकेट्स हैं उसमें भी सप्लाई नहीं आ रही है, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन चार्जिंग में, तो उस टाइम पे आपने ऑब्ज़र्व किया होगा जब भी PTFE के पास में हमारा LHB कोच नेगोशिएट करता है तो उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं होता है, जैसे ही वो मतलब PTFE क्रॉस कर जाता है उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन चार्ज हो जाता है, जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। तो ये इसमें LHB कोचेज़ में 110 वोल्ट AC रहता है, और यही हमारे जो ICF कोच रहते हैं, तो ICF कोचेज़ तो आपको पता ही है कि होटल लोड जनरेटर के अकॉर्डिंग कंपैटिबल नहीं है, वो सेल्फ जनरेटिंग है, उसमें सब में अल्टरनेटर्स लगे रहते हैं, तो अल्टरनेटर हैं तो वो DC को वो बैटरी को चार्ज करते हैं और बैटरी से फिर हमें 110 वोल्ट DC सप्लाई मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के सॉकेट में मिल जाती है ICF कोचेज़ में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से वर्क करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, LHB फर्स्ट AC कोच का क्या नाम होता है। इस तरीके से ये अलग अलग नेम्स दे रखे होते हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए याद करना, बट आप ये देख लीजिएगा, इसकी एक लिस्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी दिवस पूछा गया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं हिंदी दिवस के, क्योंकि 10 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं तो इसमें से कुछ क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं, तो 14 सितंबर हिंदी दिवस है। और यही अगर वर्ल्ड हिंदी डे पूछ लिया जाता है तो वो 10 जनवरी होता है, 10 जनवरी, ठीक है। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी और अपना हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर। हिंदी केंद्रीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, हिंदी केंद्रीय समिति, यहाँ पे केंद्रीय पूछा गया है, केंद्रीय समिति के अध्यक्ष होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है। और यही अगर संसदीय पूछ लिया जाता है, ऐसा एक क्वेश्चन आता है संसदीय समिति जो कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऐसा कर गया है, तो अगर संसदीय पूछा जाता है तो हमारे कौन होते हैं, होम मिनिस्टर साहब उसके वो होते हैं, मतलब अध्यक्ष रहते हैं। तो केंद्रीय पूछा जाएगा तो आपके प्रधानमंत्री हो गए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे। हिंदी केंद्रीय समिति के अध्यक्ष कौन रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये इसमें ये बताया गया कि संसदीय राजभाषा समिति का गठन अधिनियम 1963 के अधीन बनाया गया था। इसमें 30 सदस्य रहते हैं, 20 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। और माननीय ये पूछा संसदीय राजभाषा समिति, ये मैं बताना चाहता था। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन रहेंगे, गृह मंत्री जी रहेंगे, माननीय गृह मंत्री जी हमारे संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष रहते हैं। और हिंदी केंद्रीय समिति के कौन रहते हैं, तो वो रहते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस को रीड करते वक्त जो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन को रीडिंग में मैंने गलती कर दी है। कॉन्टैक्ट वायर का, या उसमें जो क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कॉन्टैक्ट वायर का डायमीटर पूछा था या क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछा था, उसमें एक चीज़ पूछी थी, कॉन्टैक्ट वायर का डायमीटर पूछा था और ऑप्शंस में उसमें क्या दे रखा था, 12.24 mm था एक ऑप्शन, और बी ऑप्शन मान लीजिए 107 स्क्वायर mm था, और सी ऑप्शन कुछ और था 105 स्क्वायर mm या 65 था, 65 स्क्वायर mm ऐसा था, और डी कुछ और था, मतलब ऐसा 150 स्क्वायर mm था, ठीक है। अब उसमें पूछा था डायमीटर और मैंने कर दिया 107 स्क्वायर mm, क्योंकि 107 स्क्वायर mm बेसिकली क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो आपको 12.24 उसका डायमीटर रहता है, ये चीज़ें पता होती हैं, बट रीडिंग में कभी कभी क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, तो ऐसा अपना मत करिएगा। तो 12.24 अगर डायमीटर पूछा जाए तो 12.24 रहेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका क्या रहेगा, 107 स्क्वायर mm रहता है। मॉडल एसओपी से रिलेटेड था क्वेश्चन, एक मॉडल एसओपी पूछा गया था शायद, अब किस केस में, सर्विस स्टैंडर्ड के केस में पूछा था, पावर एसएजी या एचएजी की
एक केस के अंदर कितनी रहती है और पर एनम कितनी रहती है, इस तरीके के क्वेश्चन थे। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और बेस्ट विशेस फॉर द योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। थैंक यू।